हाय स्टूडेंट्स, आई एम संतोष रास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 देखने वाले हैं। आप जब भी एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम रीड करके लेना है। पूरा प्रॉब्लम डिटेल में रीड करना है। चलो तो हम लोग प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। Vasu and Viraj share profits and losses in the ratio 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. वासु और विराज पार्टनर है और 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ बैलेंस शीट है जिसे हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। दे एडमिट हरी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2019. The terms being that first, he shall have to bring 60,000 as his capital for 1/4 share in future profit. वो फ्यूचर प्रॉफिट के लिए 60,000 शेयर कैपिटल लेके आ रहा है हरी। सेकेंड, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years. इस एडजस्टमेंट में क्या है, इस प्रॉब्लम में हमें गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है। गुडविल का अमाउंट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. 3 year का प्रॉफिट दिया है और उसके बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। हरी इज अनेबल टू ब्रिंग वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश. इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हरी कैश में गुडविल नहीं ला पा रहा है, इसलिए बुक में गुडविल रेज किया जाएगा। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट में जिस आइटम को एडजस्टमेंट अफेक्ट करेगा उसे टिक करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट ₹1500. यह एडजस्टमेंट अफेक्ट करेगा ओल्ड बैलेंस शीट में सन्डे डेटर्स पे, तो उसे एक स्टार करना है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड ₹22,500. क्लोजिंग स्टॉक मतलब बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया होता है उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये स्टॉक के आइटम को इफेक्ट करेगा, इसलिए हमें स्टॉक को स्टार करना पड़ेगा। प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%. प्लांट को एक स्टार करना है और बिल्डिंग को एक स्टार करना है। सो हमने प्रॉब्लम रीड कर लिया है, एडजस्टमेंट को स्टार कर लिया है, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें फॉर्मेट तैयार करके लेना है। फॉर्मेट में हमें आपको पता है जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और कैश और बैंक अकाउंट हम लोग वर्किंग नोट में तैयार कर लेते हैं। और एक बात याद रखनी है, नीचे की लाइन सबसे आखिर में जो दी जाती है वो पढ़नी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ये लाइन इसलिए पढ़नी होती है क्योंकि एडमिशन के प्रॉब्लम में कभी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट करने को बोला जाता है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करने को बोला जाता है। सो जो अकाउंट प्रॉब्लम में तैयार करने को बोला गया है वही नाम हमें रिवैल्यूएशन को देना है। कभी वो रिवैल्यूएशन हो सकता है, कभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करने को बोला गया है। सो इस तरह से फॉर्मेट तैयार करके लेना है। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने को शुरू करेंगे। जब कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरुआत करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दिमाग में एक बात रखनी है कि अब एडमिशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व रहने दो, रिजर्व फंड रहने दो, या प्रॉफिट रहने दो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, या गुडविल रहने दो, जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओनली। वो बस ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हमें बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं। किसके बैलेंसेस, सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने होते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया गया होता है वो बैलेंस हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना होता है। ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को कैपिटल दिया गया है, इसलिए मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को उसे ब्रॉट डाउन करूंगा। वासु का कैपिटल दिया गया है 1,08,000 एंड विराज का दिया गया है
72,000। सो लायबिलिटी साइड को जो कैपिटल दिया गया है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड को मैं ब्रॉट डाउन करूंगा। उसके बाद बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लेना है हमें। कैश या बैंक जो कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है उसका हमें सेपरेट अकाउंट तैयार करके लेना है और उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लेना है। इस प्रॉब्लम में कैश एट बैंक बोला गया है, कैश एट बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट तैयार किया गया है और बैंक का बैलेंस मैं यहां पे ब्रॉट डाउन कर देता हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750 दिया गया है अमाउंट, तो 750 कर देता हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो चुके हैं, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है। अब क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ लायबिलिटी साइड दिया गया है क्या। अगर वो दिया गया है तो उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में देना होता है। याद रखिए जब कभी आपको प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में दिया जाता है तो उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट अकाउंट में देना होता है। ये जो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इस प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व दिया गया है 30,000, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। अब ये 30,000 दिया गया है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है प्रॉब्लम में 3:2, तो मैं क्या करता हूं यहां पे लिख देता हूं 3:2, तो दोनों के मिला के हो गए 3 + 2 5। डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, जनरल रिजर्व उसके अमाउंट है 30,000, सो 30,000 को ये 5 से डिवाइड करते तो 5 6 30, सो मेरा आंसर आ गया 6,000। उसको एक बार मैं वासु के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 3, और उसी अमाउंट को मैं एक बार विराज के शेयर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो है 2। सो हमें क्या करना होता है, जो चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जनरल रिजर्व रहने दो, प्रॉफिट एंड लॉस रहने दो, उसको दो पार्टनर के शेयर के टोटल से डिवाइड करना है। इस प्रॉब्लम में पार्टनर का शेयर था 3:2, सो मैंने उसको प्लस कर दिया 3 + 2 5। वो जो जनरल रिजर्व का अमाउंट था 30,000, उसको इस 5 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया 6,000। 6,000 को वापस वो पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। वासु का 3 था इसलिए 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 18,000 आएगा, मैं उसे लिखूंगा वासु के नाम के सामने, और विराज का 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 12,000 विराज का शेयर। सो इस तरह से मेरा जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया है। सो क्या बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हो गए, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके हो गया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें नया बैलेंस शीट तैयार करके लेना है। वो कैसे करेंगे, जो जो चीजें हमें पुराने बैलेंस शीट में दी गई है वही बस यहां पे लिखनी है, कुछ भी नहीं करना होता है। बस जिस आइटम पे स्टार है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी का आउटर कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कैपिटल्स, ओके। किस किस के नाम आएंगे, तीनों पार्टनर के नाम वहां पे आएंगे, वासु, विराज एंड हरि, तीनों के नाम यहां पे आएंगे। कैपिटल लिखने के बाद लायबिलिटी साइड गो थ्रू करेंगे 1 बाय 1। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स है 45,000, सो मैं ये शॉर्ट में लिखता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैपिटल्स भी डाले हुए हैं, तो लायबिलिटी साइड अपना खत्म हुआ। तो अब हम लोग एसेट साइड लिखेंगे। एसेट साइड लिखते वक्त भी यही फॉलो करना है, जिस आइटम पे स्टार है उसका अमाउंट इनर में जाएगा, जिस पे स्टार नहीं है वो आउटर में जाएगा। कैश का, बैंक का बैलेंस हमने ऑलरेडी इस अकाउंट में लिया है तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री डेटर्स।
तो मैं सबसे ऊपर लिखता हूं सन्ड्री डेटर्स, उस पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट आएगा इनर कॉलम में 66,750। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है तो स्टॉक का भी अमाउंट इनर कॉलम में आ जाएगा 25,500। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 36,000, वो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। उसके बाद है प्लांट, प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो प्लांट का अमाउंट इनर कॉलम में आएगा 90,000। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, उसका भी अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा। सो इस तरह हमने कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बना के ले लिया। ओके, यहां तक हम लोग ओल्ड बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो एक एक ही इफेक्ट गया, जो कुछ भी लिखा एक बार लिखा। अब एडजस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं तो हमें याद में क्या रखना है कि अब हर चीज के, हर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट जाने वाले हैं। तो चलो एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। पहला एडजस्टमेंट है ही शैल हैव, ही मतलब कौन, हरी, हरी शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हिज कैपिटल। हरी ने कितना कैपिटल लेके आया, 60,000। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं। पहला इफेक्ट जाता है कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। पहला इफेक्ट जाता है कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। मैं यहां पे लिखूंगा टू हरी कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर है उसका नाम आएगा कैश या बैंक अकाउंट में और उसने जितना कैपिटल लाया है वो अमाउंट वहां पे लिखेंगे 60,000। ये होगा पहला इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में। दूसरा इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, वहां पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। कैपिटल हरी लेके आया है तो हरी के अकाउंट में सीधा इफेक्ट जाएगा 60,000। और एक चीज याद रखनी है, जो अकाउंट हम यहां बना रहे हैं, कैश बना रहे हैं या बैंक, जो अकाउंट यहां पे बनेगा उसका नाम यहां पे आना चाहिए। अगर कैश बनता है तो कैश आएगा, यहां पे हमने बैंक बनाया है इसलिए यहां पे बाय बैंक अकाउंट आया है। सो इस तरह जब कोई नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में पहला इफेक्ट जाता है और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दूसरा इफेक्ट जाता है। दूसरे एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल के एडजस्टमेंट है। ओके, गुडविल जनरली हमें 90% अमाउंट दी जाती है एडजस्टमेंट में, बस उसके इफेक्ट देने रहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें गुडविल का अमाउंट ही कैलकुलेट करने को बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है और उसके बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कैसे होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि इफेक्ट कहां पे जाते हैं। जब गुडविल का एडजस्टमेंट आता है तब इफेक्ट डालने से पहले, इफेक्ट देने से पहले हमें खुद को ही सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, गुडविल कैसे आया है? पहला सवाल, गुडविल कैसे आया है? इस सवाल के दो आंसर्स होते हैं, एक कैश में आया है और एक बुक में रेज किया है। ये सवाल क्यों पूछने हैं? क्योंकि इसमें से एक ही आंसर आपको मिलने वाला है प्रॉब्लम से। अगर आपका आंसर आ जाता है कि गुडविल कैश में आया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग से है, उसके इफेक्ट अलग से है जाते हैं, और आपका आंसर आता है कि बुक में रेज किया है तो उसका इफेक्ट अलग से जाता है। सो अगर हम पहले से डिसाइड कर ले कि कैसे आया है
तो हम अच्छे से इफेक्ट लिख पाएंगे। इसलिए हमें पहले सवाल पूछना है कि गुडविल कैसे आया है। दो आंसर आ सकते हैं, कैश में आया है या बुक में रेज किया है। मैं इफेक्ट बता देता हूं। अगर गुडविल कैश में आता है तो पहला इफेक्ट जाता है कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। अगर गुडविल कैश में आता है तो पहला इफेक्ट जाता है कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। गुडविल अगर कैश में आता है तो पहला इफेक्ट जाता है कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर गुडविल बुक में रेज किया जाता है, बुक में रेज करना मतलब क्या, पार्टनर कैश लेके नहीं आएगा, बस हम बुक में हमारे बैलेंस शीट में एक एंट्री करेंगे कि हमारे पास गुडविल करके एक एसेट है, बस एक बुक एंट्री किया जाएगा, कुछ एक्चुअल लेन देन नहीं होगा, उसे बुक में रेज करना बोलते हैं। जस्ट बुक में एसेट क्रिएट किया जाएगा कि गुडविल। अभी तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गुडविल नहीं है, लेकिन अभी बुक में रेज कर रहे हैं तो जस्ट यहाँ पे एक एंट्री करेंगे कि गुडविल करके एक एसेट है हमारा। तो सर जब कभी गुडविल बुक में रेज होता है, जब कभी गुडविल बुक में रेज होता है तो उसके भी दो इफेक्ट जाते हैं। गुडविल बुक में रेज हुआ है, कैश आया है नहीं, तो इस बार कैश अकाउंट को इफेक्ट जाएगा ही नहीं। जब जब गुडविल बुक में रेज होता है तो कैश अकाउंट को इफेक्ट नहीं जाता है। पहला इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल करके, और दूसरा इफेक्ट जाता है सीधा बैलेंस शीट। जब गुडविल बुक में रेज किया जाता है तो पहला इफेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट जाता है सीधा बैलेंस शीट में। ये इफेक्ट हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते वक्त हमें 3 स्टेप याद रखने हैं। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हमें 3 स्टेप्स याद रखने हैं। हमें पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टोटल प्रॉफिट। वो कैसे मिलेगा? जैसे जितना ईयर का प्रॉफिट हमें प्रॉब्लम में दिया गया है वो सब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल प्रॉफिट। 2009-10 का कितना दिया है? 2009-10 का हमें दिया गया है 48,000। मैं 48 यहां पे लिखता हूं। उसके बाद 10-11 का 81,000, 81,000, और उसके बाद 11-12 का 2011-12 का 73,500। इसका टोटल हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल प्रॉफिट 005 2,02,500 हमारा आंसर आ गया टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना मिला? 2,02,500। टोटल प्रॉफिट कैसे मिला हमें? जितने साल का प्रॉफिट दिया था वो हम प्लस करते गए तो हमें मिला टोटल प्रॉफिट। सेकेंड में स्टेप क्या रहता है? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या करना? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हमने जो टोटल प्रॉफिट निकाला है उस टोटल प्रॉफिट को कितने साल का वो प्रॉफिट दिया गया है उससे डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करने वाला 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3। मेरा आंसर आ गया 67,500। 67,500 ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। और तीसरा, ये भी गुडविल नहीं है, टोटल प्रॉफिट भी नहीं है, एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है। गुडविल कैसा रहता है?
गुडविल का फॉर्मूला रहता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ years of purchases. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस ये नंबर हमें एडजस्टमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट प्रॉब्लम में उन्होंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. तो इस प्रॉब्लम में नंबर ऑफ ईयर्स दिए ही नहीं है, उन्होंने बोला है कि लास्ट 3 year का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वही आपको गुडविल मान के चलना है, नहीं तो आपको अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल जो आया है, सॉरी ये एवरेज प्रॉफिट जो आया है 67,500 यहां पे डालते और नंबर ऑफ ईयर परचेसेस जो एडजस्टमेंट में बोला जाता उससे मल्टीप्लाइड करने के बाद हमें गुडविल आ जाता। लेकिन प्रेजेंट प्रॉब्लम में उन्होंने एवरेज प्रॉफिट को ही गुडविल बोला है, तो हमारा इस प्रॉब्लम का फिगर जो है गुडविल का वो आ जाएगा 67,500। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स इस प्रॉब्लम में दिए नहीं गए हैं, उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कितना है 67,500, तो वही इस प्रॉब्लम में गुडविल का अमाउंट आएगा। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त 2 रेशियो से कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो के लिए कुछ कंडीशंस नहीं है, लेकिन सैक्रिफाइस रेशियो में कब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका कंडीशंस है, 2 कंडीशंस है। अगर गुडविल कैश में लाते हैं और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम में कैलकुलेट करके दिया होता है या प्रॉब्लम में दिया होता है, ये दोनों कंडीशंस अगर मैच होती है तभी गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अदरवाइज गुडविल ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रेजेंट प्रॉब्लम में गुडविल बुक में रेज किया है, कैश में आया नहीं है, तो कंडीशन मेट नहीं हो रही है, तो हम लोग गुडविल ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर गुडविल कैश में आता है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉब्लम में दिया होता है तभी जाके गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में कैलकुलेट करना है, याद रखना है ये बात। ओके, इस प्रॉब्लम में गुडविल बुक में रेज किया है तो सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:2, मतलब 3 + 2 5। इस 5 से 67,500 जो टोटल गुडविल है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 13,500 ये मेरा आंसर आ गया। उससे मैं जो वासु का शेयर है 3, वासु के शेयर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 30,500 मल्टीप्लाइड बाय 3, मेरा आंसर आएगा 40,500। यह आ गया वासु का। अब विराज का 35,500, विराज का शेयर है 2, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 27,000। सो टोटल 67,000 जो गुडविल है वो वासु को मिलेगा 40,500 और विराज को मिलेगा 27,000। तो इसका इफेक्ट अब हमें प्रॉब्लम में देना है। अभी जो हमने गुडविल कैलकुलेट करके लिया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका इफेक्ट देंगे। पहला इफेक्ट हमें देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला गुडविल का इफेक्ट जाएगा। वासु का जो हमने शेयर निकाला था, वासु का शेयर गुडविल का है 40,500, वो वासु को जाएगा। विराज का था 27,000, वो विराज को जाएगा। और दूसरा इफेक्ट सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं
गुडविल 67,500। सो जो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमने गुडविल कैलकुलेट किया था वो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वासु को गया है 40,500, विराज को गया है 27,000 और टोटल गया है बैलेंस शीट में 67,500। सो जब भी गुडविल बुक में रेज किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एक इफेक्ट जाएगा और बैलेंस शीट एसेट साइड दूसरा इफेक्ट जाएगा। इस तरह गुडविल के एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। सो तीसरी एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1500। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब आरडीडी, डेटर्स पे 1500 की 1500 की आरडीडी हमें क्रिएट करना है। आरडीडी मतलब जो पैसे लोग नहीं देने वाले हैं, डूब जाने वाले हैं। ओके, सो उतना हम लोग यहां पे कम करेंगे, लेस आरडीडी। आरडीडी कितना दिया गया है प्रॉब्लम में 1500। ओके, तो मैं 65,250 जो टोटल है वो बाहर लेता हूं, 65,250। देखिए एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट डेटर्स में गया है, आरडीडी क्रिएट करने को बोला है। जितनी आरडीडी बोली गई है डेटर से माइनस करके अमाउंट आया है बाहर। डेटर्स का अमाउंट कम हुआ है, अपना एसेट की वैल्यू कम हुई है। दूसरा इफेक्ट कहां पे देना है, जब कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इफेक्ट देना है तो हमें एक चीज याद रखनी है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो डेबिट साइड में इफेक्ट जाएगा, एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो क्रेडिट साइड में इफेक्ट जाएगा। अब एसेट की वैल्यू कम हुई है, आरडीडी का जब भी एडजस्टमेंट आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हमें नाम आरडीडी यूज करना है, डेटर्स यूज नहीं करना है, आरडीडी। और कितनी वैल्यू कम हुई है 1500, तो यहां पे मैं 1500 लिखूंगा। इस तरह से दो इफेक्ट गए हैं, उधर से डेटर से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। दूसरा एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹22,500। स्टॉक कितना है 22,500। डायरेक्टली ये जो हमें वैल्यू दिया गया है हम यहां पे लिखेंगे 22,500। ओके, सो ओरिजिनल हमारा वैल्यू था 25,500, अब हुआ है 22,500, मतलब कम हुआ है। जब एसेट कम होता है तो उधर लिखना पड़ता है लेस डेप्रिसिएशन। एसेट का वैल्यू कम हुआ है तो मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। कितना वैल्यू कम हुआ है 25,500 माइनस 22,500, मतलब 3,000 से मेरा वैल्यू स्टॉक का कम हुआ है। ओके, ये हो गया पहला इफेक्ट। याद से तुरंत दूसरा इफेक्ट देना है, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है मतलब इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 3,000। इस तरह स्टॉक के एडजस्टमेंट के इफेक्ट देखे होंगे, स्टॉक से माइनस किया डिप्रिसिएशन बोल के, और वैल्यू कम होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फिफ्थ एडजस्टमेंट, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। प्लांट और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन निकालना है 5%। तो हम 1 by 1 उसे देखेंगे। पहले प्लांट का देखेंगे कितना अमाउंट आता है। प्लांट का अमाउंट दिया गया है प्रॉब्लम में 90,000। सो 90,000 में यहां पे लिखूंगा, जितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला जाता है वो अमाउंट ऊपर नीचे 100। जीरो का जीरो कैंसिल हो गया, जीरो का जीरो कैंसिल हो गया, 900 मल्टीप्लाइड बाय 5, मेरा आंसर आ गया 4,500। प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आंसर आया है 4,500। सो मैं ये इतना माइनस करूंगा, लेस डेप्रिसिएशन 4,500, मेरा बाहर आंसर आएगा 85,500। ओके, प्लांट प्लांट के ऊपर डिप्रिसिएशन डाला गया है 4,500, मतलब वैल्यू कम हुई है। वैल्यू कम हुई है मतलब इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट अकाउंट। अमाउंट आएगा 4,500।
और डेप्रिसिएशन निकालना है बिल्डिंग के ऊपर 5%। बिल्डिंग का अमाउंट है 36,000, तो 36,000 हम यहां पे लिखेंगे। परसेंटेज ऊपर, नीचे 100, 0 0 0 0, 360 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1800, 1800 मेरा आंसर आ रहा है। तो ये 1800 होगा। डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन 1800। तो मेरा आउटर में आंसर आएगा 34,200। अगेन वैल्यू कम हुआ है बिल्डिंग का, वैल्यू कम हुआ है मतलब इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में, टू बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,800। इस तरह से 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करते जाना है। एडजस्टमेंट करते वक्त एक चीज याद रखनी है, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाएगा। हमारे पूरे एडजस्टमेंट करके हो गए हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे और प्रॉब्लम टैली कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं, डेबिट साइड बड़ा है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम में लॉस आने वाला है। लॉस आ गया है, कैलकुलेट करेंगे 500 बाद में कैलकुलेट करेंगे। 1000 प्लस 3004, 4 4 8 9 9 1 10 10,800 टोटल आ गया इधर। यही टोटल हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। टोटल करते वक्त ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है तो मैं लिखूंगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सभी लिखना है हमें। वासु विराज, ओके। और इसका टोटल जाएगा जो है 10,800, बिकॉज लेस करने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं है। अब हम ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स ओनली इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या था? 3:2, तो ये प्लस करके 3 + 2 5। डिस्ट्रीब्यूट कितना है करना है? 10,800 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 10। आंसर मेरा आ गया है 2160, उससे मैं उसको मैं वासु के शेयर से मल्टीप्लाइड करूंगा। 2160 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 2160 मल्टीप्लाइड बाय 2। वासु का जो आंसर आएगा वासु के नाम के सामने लिखूंगा 0 6,480, ये वासु का लॉस आ गया। विराज का है 0 4,320। ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन ये जो हमने लॉस आया है हमें रिवैल्यूएशन पे, उसका इफेक्ट हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देना होता है। उस वक्त हमें एक डेंजर वाला साइन याद रखना है। डेंजर मतलब अगर लॉस आ गया तो उसका इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, अगर प्रॉफिट आता तो उसका इफेक्ट जाता क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 6480 जो वासु का शेयर है, 4320 जो विराज का शेयर है। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। हम लोग
पहले क्रेडिट साइड का टोटल करके लेते हैं। ऊपर एक लाइन आएगा, नीचे 2 लाइन आएंगे। सो 1,08,000 है, उसमें 18,000 मिलाए हो गए 1,26,000, उसमें 40,000 मिलाए हो गए 1,66,000 और 500 1,66,500। 72,000 है, 72,000 में 12,000 प्लस किए 84 आ गए, 84 में 27 प्लस किए, वो मेरा टोटल आएगा 1,11,000 1,11,000 और हरी का 60,000 एज इट इज। वही टोटल हमें डेबिट साइड में लिखना है। $1,66,500, 1,11,000 और 60,000। अब इस टोटल में से ऊपर वो डेबिट में जो कुछ भी है वो माइनस करके लेना है, नीचे वाले टोटल में से डेबिट को जो कुछ भी है माइनस करके लेना है और जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो 1,66,500 में से 6,480 माइनस किए तो हमारा आंसर आ गया 1,60,020 1,60,020 ये आ गया वासु का। 1,11,000 में से 4,320 माइनस किए विराज का आएगा 1,06,680। ओके, 1,06,680 और हरि को कुछ है ही नहीं ऊपर, तो 60,000 एज इट इज आ जाएगा। तो अपना एक कैपिटल मिल गया। यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं वही कैपिटल होता है, वही जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। 1,60,020 आ गया वासु का, विराज का 1,06,680 आ गया और हरि का 60,000। अब बैंक अकाउंट क्लोज करके लेंगे। 600 and 750 वही टोटल इधर आ जाएगा। यहां पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 600 and 750 और इसका दूसरा इफेक्ट यहां पे जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड में। बैंक 600 and 750 हम लोग बैलेंस शीट क्लोज करके लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,71,700 और एसेट का भी आ रहा है 3,71,700। सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं वापस से रिवाइज करके देता हूं 2 मिनट में। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। कैपिटल कहां मिलता है? मिलता है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद कैश या बैंक का बैलेंस ब्रॉट डाउन करना होता है। उसके बाद नया बैलेंस शीट बनाना होता है। जो पुराने बैलेंस शीट के जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखा जाता है, नहीं तो जिसपे एडजस्टमेंट नहीं है उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा जाता है। उसके बाद 1 बाय 1 एडजस्टमेंट सॉल्व करके लेने होते हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज किया जाता है। अगर प्रॉफिट आता है तो उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। अगर लॉस आता है तो उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना होता है और जो बैलेंस कैरिड डाउन आंसर आता है वो बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल करके लिखना होता है। कैश या बैंक अकाउंट क्लोज करके उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है और टोटल करने के बाद बैलेंस शीट टैली होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।